जो हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर में बेसिक कंसेप्ट ऑफ वर्ब की चर्चा किए थे, जिसमें हमने किया कि एक्शन वर्ब या वर्ब टू एक्ट की चर्चा किए थे, जिस क्रिया को करने में समय और शक्ति लगता है। आज का जो हम लोग का क्लास है वह थोड़ा आगे बढ़ेगा। जैसे कि हमने कल बताया था कि नेचुरल फॉर्म ऑफ वर्ब, एक्शन वर्ब के जो 3 फॉर्म होते हैं, एक नेचुरल फॉर्म ऑफ वर्ब, एक बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब अर्थात बेस वर्ब, तीसरा जो है डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अर्थात डिसऑर्डर्ड वर्ब, दैट इज कॉल्ड विकृत क्रिया। हम लोग इस पॉइंट्स को देखे थे कि नेचुरल फॉर्म ऑफ वर्ब में क्रिया का जो रूप होता है वह जैसे पढ़ना, खेलना, दौड़ना, और यही जो है धातु क्रिया में जाता है, जो मूलतः संस्कृत का पॉइंट है धातु क्रिया, जिसमें पठ, लिख, दौड़, ये जो पॉइंट हम लोग देखते हैं, एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग करना है। जैसे टू रीड, पढ़, हम लोग रीड लिखें, खेलना, टू प्ले, हमने लिखा प्ले, फिर दौड़ना, टू रन, हमने लिखा रन। कल हमने ये भी बताया था बैक क्लास में कि टू रन से, टू रीड से, टू प्ले से, टू रन से कई भाव व्यक्त होते हैं। ये वाक्य में प्रयोग के आधार पर इसके भाव को चेंज किया जाता है। उसी तरह रीड, प्ले, रन से भी कई भाव व्यक्त होते हैं, जो हम लोग आगे की ओर देखें। आज हम लोग का सबसे महत्वपूर्ण ग्रामर में जो वर्ब का टेंस फॉर्मेशन करते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण डिस्टॉर्टेड वर्ब माना जाता है, जिसको विकृत क्रिया कहा जाता है। अर्थात एक साधारण सी भाषा में हम लोग कह सकते हैं क्रिया का बिगड़ा हुआ रूप। यह क्यों इसका ऐसा कहा जाता है? क्योंकि हम जानते हैं कि क्रिया का जो जन्म होता है, जन्म रूप पढ़ना होता है। जब जन्म रूप को क्रिया त्याग करती है, अर्थात क्रिया का जब हम वाक्य में टेंस के अनुसार, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार चेंज करना रहता है, तो क्रिया के रूप को बिगाड़ना पड़ता है, उसके ओरिजिनल फॉर्म को बिगाड़ना पड़ता है। ओरिजिनल फॉर्म को बिगाड़ने के लिए धातु क्रिया में, जो संस्कृत भाषा का ये क्रिया है, धातु क्रिया में विकृतियों को जोड़कर विकृत क्रिया का हम रूप देते हैं। जैसे विकृतियां हैं क्या? तो जो वे क्रिया जो मूल क्रिया के रूप को बिगाड़ने में सहायक होता है, जैसे ता है, ती है, चुका है, चुकी है, एगा, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको जोड़ देने से धातु क्रिया में विकृत क्रिया का निर्माण होता है, और इन्हीं विकृत क्रियाओं से टेंस का भी निर्माण होता है। जैसे पहला पॉइंट हम लोग देखें कि मूल क्रिया होता है, हिंदी ग्रामर में लेकर चले, मूल क्रिया होता है, मूल क्रिया के बाद धातु क्रिया होता है, धातु क्रिया में हम जोड़ देते हैं विकृतियां जोड़ते हैं तो बनता है विकृत क्रिया, और विकृत क्रिया से काल का निर्माण। काल अर्थात यानी कि हम लोग का अध्ययन जो है टेंस की ओर जा रहा है। हमारा प्रथम लक्ष्य है कि स्टूडेंट्स को बेसिक टेंस की जानकारी हो। एज फॉर एग्जाम्पल, हमने मूल क्रिया जाना लिखा, ये क्रिया का ओरिजिनल रूप है, जन्म रूप है। इसके ओरिजिनल रूप को हम चेंज करते हैं
धातु क्रिया में तो आ जाता है जा। अगर इसमें हम विकृतियां लगा देते हैं, जैसे ता है, हमारा विकृत क्रिया हो गया जाता है। तो अब हम लोग क्लियर करते हैं कि यह जो है प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस का ये कौन सा भाग है ये हम लोग देखेंगे बाद में। अगर यहां पर हम लोग लिख देते हैं ता था, अर्थात जाता था, तो हम लोग का ये पॉइंट आ जा रहा है पास्ट टेंस। फिर अगर इसमें विकृतियां चेंज करते हैं, एगा यानी कि जाएगा, अर्थात ये बन गया। तो यहां स्पष्ट होता है कि विकृतियों में परिवर्तन होने से टेंस में भी परिवर्तन होता है। हर टेंस के वैसे सेंटेंस में जिसमें एक्शन वर्ब होते हैं, उन सभी सेंटेंसेस में धातु क्रिया एक जैसा होता है। अंतर सिर्फ विकृत क्रिया का, विकृतियां का है, और इन्हीं विकृतियों की सहायता से टेंस का क्या होता है। तो हमें अपने माइंड में इस चीज को रखना है कि विकृतियों में परिवर्तन होने से टेंस में भी परिवर्तन होता है, और समय के अनुसार विकृतियों में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन विभाग को ही हम लोग टेंस करते हैं। क्योंकि आगे का हम लोग का एफर्ट्स है, हम लोग टेंस की ओर जाएंगे, टेंस के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। एक बार हम लोग और देख लें। मूल क्रिया जन्म रूप, जाना, लिखना, दौड़ना, पढ़ना, ना क्रिया हटा देंगे तो वह धातु क्रिया होगा। विकृतियां जोड़ देंगे तो विकृत क्रिया हो गया। और इन्हीं विकृत क्रिया में जो विकृतियां लगी हुई रहती हैं, इन्हीं विकृतियों से टेंस का निर्माण और टेंस का पहचान होता है। ये हिंदी ग्रामर की बातें हैं। हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते समय हम लोग को इस चीज की जरूरत होती है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि इंग्लिश ग्रामर में इसको किस टेक्निक से व्यक्त किया जाता है, वो देखें। तो हम लोग यहां देख चुके हैं कि कैसे डिसऑर्डर्ड वर्ब बनते हैं। वर्ब टू एक्ट से नेचुरल फॉर्म ऑफ वर्ब, अर्थात क्रिया का मूल रूप आते हैं, नेचुरल वर्ब बनते हैं, बेस वर्ब बनते हैं। नहीं नेचुरल वर्ब से टेंस बनते हैं, नहीं बेस वर्ब से टेंस बनते हैं। टेंस जब भी बनते हैं वह है डिसऑर्डर्ड वर्ब से ही बनते हैं। इस डिस्टॉर्टेड वर्ब से जब टेंस बनते हैं तो उसको प्रिंसिपल वर्ब के ग्रुप में रखा जाता है। ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि डिस्टॉर्टेड वर्ब को ही प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, नहीं। ये बहुत लंबी चैप्टर है और प्रिंसिपल वर्ब भी बहुत लंबी चैप्टर है। इसमें एक पॉइंट हम लोग कह सकते हैं कि डिस्टॉर्टेड वर्ब प्रिंसिपल वर्ब के अंतर्गत आते हैं, और जब इस प्रिंसिपल वर्ब डिस्टॉर्टेड वर्ब से टेंस का निर्माण होता है तो उस वर्ब को हम लोग प्रिंसिपल वर्ब के अंतर्गत रखते हैं, जिसके 5 फॉर्म हम लोग पहले भी देख चुके हैं। V1, V2, V3, V4, V5 as for example, it, ate, eaten, eating, its, see, saw, seen, seeing, see, ये जितने भी रूप हैं इनका प्रयोग टेंस के निर्माण में भी होता है। इनका प्रयोग कुछ ऐसे भी वर्ब हैं जो एडजेक्टिव के रूप में भी काम आ जाते हैं। ये बात का प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल देख लें। शी वॉज डांसिंग, शी सब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब, डांसिंग वर्ब का चौथा रूप। वैसे ही जितने भी फॉर्म है V1, V2, V3, V4, V5, इसका स्पेशल अलग से नाम है। सिंपल प्रेजेंट इन प्लूरल फॉर्म, सिंपल पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, सिंपल प्रेजेंट इन सिंगुलर फॉर्म।
ये हम लोग आगे पढ़ेंगे उस समय जब रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब की हम लोग चर्चा करेंगे टेंस के पहले। यहाँ देखिए ही रन्स, यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब का 5 वर्ग। हमने शुरू में ही बताया है कि हर चैप्टर में वर्ब को अलग अलग ढंग से क्लासिफाई किया गया है। यहाँ एक और क्लासिफिकेशन देखें, अदर क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब। क्रिया का दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वह है वर्ब को आप 2 भागों में बांट दें। एक प्रिंसिपल वर्ब जिसको हम लोग मेन वर्ब भी कह देंगे, जिसकी चर्चा यहाँ हुई है। दूसरा एक्सिलरी वर्ब, इसको हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं, जो है सहायक क्रिया। अब इसके अंतर्गत वैसे इसका भी क्लासिफिकेशन है, हेल्पिंग वर्ब को भी बांटा गया है, प्रिंसिपल वर्ब को भी बांटा गया है। अभी उतना डीप में नहीं जाना है, शुरू से ही हम क्लास में कह चुके थे कि यह एक बेसिक कंसेप्ट दिया जा रहा है ताकि आपको टेंस समझने में दिक्कत नहीं हो। अभी वर्ब के क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल वर्ब के क्लासिफिकेशन या एक्सिलरी वर्ब के क्लासिफिकेशन में फंसेंगे। क्लास में ज़्यादा टाइम लगेगा, टेंस अभी को क्लियर रखना जरूरी है। जैसे प्रिंसिपल वर्ब 2 प्रकार के हो गए, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ये भी है ना 2 प्रकार के हो जाते हैं, प्राइमरी एक्सिलरी, मॉडल एक्सिलरी। ये बात की पॉइंट है, इसको हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। माइंड में रखना है कि इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट। यूज के साथ टू लगता है, आउट के साथ टू लगता है। डेयर और नीड पर ध्यान देना है कि यह कभी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होते हैं, कभी प्रिंसिपल वर्ब के रूप में। यहाँ एक चीज और ध्यान में रखना है, बिल्कुल एकदम ये कंसेप्ट रखना है। अधिकांश स्टूडेंट जो क्लास में आते हैं उनकी ये प्रॉब्लम होती है, उनके अंदर ये धारणा रहता है कि इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यह हेल्पिंग वर्ब यह सहायक क्रिया है। यह वाक्य में प्रिंसिपल वर्ब की सहायता के लिए इसका यूज किया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसके विषय में अभी तुरंत बता रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, हिंदी में देखें सहायक क्रिया। इसको सहायक क्रिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह डिफिनिट है, किसी क्रिया की सहायता करता है। किसकी सहायता करता है? प्रिंसिपल वर्ब के मूड बनाने में, टेंस बनाने में, सेंटेंस बनाने में, वॉइस बनाने में ये सहायता करता है। इसलिए इसको हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। ऐसा एक एग्जाम्पल देखें, यहाँ बिल्कुल एकदम गौर करना है। ही इज रीडिंग, ऐसा कभी नहीं हम लिख सकते हैं कि ही रीडिंग, ये वाक्य गलत हो जाएगा, ये गलत वाक्य है। यहाँ इज लगाते हैं तो इज जो है रीड का हेल्प करता है टेंस बनाने में, तब इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, क्योंकि ये प्रिंसिपल वर्ब अर्थात वर्ब का ये चौथा रूप है। लेकिन अगर यहीं पर लिख देते हैं ही इज अ डॉक्टर, अधिकांश स्टूडेंट्स हमने देखा है क्लास में, अधिकांश स्टूडेंट्स इसको इज कह देते हैं, इज को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जो गलत है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा एक्शन वर्ब नहीं है, कोई ऐसा प्रिंसिपल वर्ब नहीं है। यहाँ रीडिंग पढ़ रहा है, ये प्रिंसिपल वर्ब है। ये इज जो है यह रीडिंग की मदद कर रहा है, और यहाँ पर इज के साथ कोई भी प्रिंसिपल वर्ब नहीं है। तो यह हेल्पिंग वर्ब के ग्रुप में आने के बावजूद यह हेल्पिंग वर्ब ना कहा जाएंगे, इसको मेन वर्ब या हम इसको प्रिंसिपल वर्ब के नाम से भी जानते हैं। इस कंसेप्ट को एकदम माइंड में रखना है कि ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये प्रिंसिपल वर्ब है, और यहाँ पर यह जो है हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि यह प्रिंसिपल वर्ब की मदद कर रहा है। एक दो एग्जाम्पल और ले लें, जैसे शी हैज गॉन, हम देख लें, इसका जांच करें कि यह हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं, एक्सिलरी वर्ब है कि नहीं, इसकी जांच हम लोग कर लें।
तो देखें कि इसके साथ वर्ब के जो 5 रूप है वो पांचों रूप का यूज इसके साथ हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर वर्ब का ये कौन रूप हो गया, तीसरा रूप। और अगर हम लिखते हैं सी गॉन तो ये वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी हैज जो है वह किसकी मदद कर रहा है, गॉन की मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तब हम इसको हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। लेकिन अगर लिखते हैं सी हैज अ कार, तो कार हम लोग देख रहे हैं क्या है, नाउन है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। कहीं इसमें प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब नहीं है, एक्शन वर्ब नहीं है, एक्शन वर्ब से बने हुए प्रिंसिपल वर्ब नहीं है। तो भले ही ये हैज जो है हेल्पिंग वर्ब के ग्रुप में आ रहा है, लेकिन इसको हेल्पिंग वर्ब न कहकर मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब। तो ये हम लोग का जो बेसिक कंसेप्ट में हम लोग चले थे, है ना, वर्ब टू एक्ट से शुरू किए थे, एक्शन वर्ब जिसको, उसके बाद हम लोग पहुंचे नेचुरल फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद हम लोग अध्ययन हल्का किए बेस वर्ब का, डिस्टॉर्टेड वर्ब की हम लोग चर्चा कर चुके। डिस्टॉर्टेड वर्ब के बाद हम लोग प्रिंसिपल वर्ब की चर्चा किए, और प्रिंसिपल वर्ब के बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब। अब हम लोग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे बड़ा जो एम है, लक्ष्य है, वह है टेंस। और टेंस पढ़ने के लिए, क्योंकि टेंस के लिए दो चीज रहते हैं वाक्य में, सब्जेक्ट रहता है, वर्ब रहता है। तो सबसे पहला काम है कि सब्जेक्ट और वर्ब के रिलेशन को समझ लेना, ताकि टेंस को और समझने में बिल्कुल आसान हो। चलिए आगे हम लोग देखें रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। वैसे ये बहुत लंबी चैप्टर है। इसके अंतर्गत एक चैप्टर आता है जिसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वो हर तरह के एग्जाम में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स हो, हर तरह के एग्जाम में वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन हम लोग को टेंस पढ़ना है, तो टेंस पढ़ने के लिए एक बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच किस तरह का रिलेशन। यहाँ हम लोग जानते हैं कि नंबर जो होते हैं, नंबर दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो किसी भी वर्ड में अगर वर्ड में एस या एस जोड़ते हैं, तो हम लोग को ये देखना होगा कि जिसमें हम एस या एस जिस शब्द में जोड़ रहे हैं वह शब्द नाउन है कि वर्ब है। अगर वह नाउन होता है तो नाउन का जो मूल रूप होते हैं वह सिंगुलर होता है। जैसे कि नाउन का मूल रूप मैंगो है, सिंगुलर है, बुक है, सिंगुलर है। और नाउन के मूल रूप में एस या एस जोड़ते हैं तो वह प्लूरल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हर नाउन में से ये जोड़ने से प्लूरल होते हैं। कुछ रूल्स भी हैं जहाँ एस या एस नहीं जोड़ते हैं, वहाँ हम लोग दूसरे नियमों का पालन करते हैं। लेकिन वैसे काउंटेबल नाउन्स में एस या एस जोड़ देने से वह प्लूरल नाउन हो जाते हैं। यही काम, जैसे कि मैंगो एक सिंगुलर नाउन है, इसमें एस जोड़ दिए, मैंगोज हो गया। बुक सिंगुलर नाउन है, एस जोड़ दिए, बुक्स हो गया। तो ये देख रहे हैं कि नाउन में एस या एस जोड़ देने से वह प्लूरल नाउन में बदल जाता है। इसके बाद वर्ब की हम लोग चर्चा करें तो वर्ब का जो प्रथम रूप होता है वह प्लूरल होता है, और इसका पांचवा रूप जो होता है वह सिंगुलर होता है। यानी कि वर्ब में अगर एस या एस जोड़ देते हैं तो वह सिंगुलर हो जाता है। जस्ट अपोजिट रिलेशन बिटवीन नाउन एंड वर्ब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। एक बात पुनः एकदम याद रखना है कि नाउन का जो मूल रूप होता है वह सिंगुलर होता है,
और उसमें एस या ईएस जोड़ देते हैं तो वह प्लूरल में बदल जाते हैं। जबकि वर्ब का प्रथम रूप जो होते हैं वह प्लूरल होते हैं, इसीलिए प्लूरल वर्ब लिखा गया है। और उसमें अगर एस या ईएस जोड़ देते हैं तो वह सिंगुलर वर्ब में बदल जाता है। तो इस कंडीशन को देखते हुए, क्योंकि हम लोग को जब टेंस पढ़ना है तो सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है, सेंटेंस बनाना है, और सेंटेंस बनाने के लिए देखना पड़ता है। जैसे द बॉय, बॉय हम देख रहे हैं कि अगर बॉय है तो ये बॉय सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो डिफिनिट है कि इसके साथ जो वर्ब आएंगे वह भी क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। सपोज दैट हम लिखते हैं रीड और रीड्स। अब यहां हम लोग देख लें कि बॉय सिंगुलर है, रीड V1 और रीड्स V5 है। V1 प्लूरल, V5 सिंगुलर, बॉय सिंगुलर। तो डिफिनिट है जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसका वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो यहाँ रीड लिख देने से वह प्लूरल वर्ब हो जाता है, और रीड्स जो है यह वर्ब है तो ये सिंगुलर हो जाएगा, रीड्स। हाँ, अगर यही काम हम यहां कर दें द बॉयज, तो ऐसी स्थिति में नाउन में एस जुट गया, यानी कि यह प्लूरल नाउन हो गया, सब्जेक्ट के रूप में आया है। तो जब प्लूरल नाउन है तो इसके साथ जो वर्ब आएंगे वह भी प्लूरल होंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर रीड लिखना सही होगा, क्योंकि यह भी वर्ब भी ये क्या है, प्लूरल। ये एक छोटी सी झलक है। इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग टेंस पढ़ेंगे। टेंस के बाद इसका एडवांस जो पॉइंट होता है रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट एंड द वर्ब के बीच, उस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए है ना, हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अध्ययन किया जाता है। आप अच्छी तरह समझ ले। देखिए, क्लास में स्टूडेंट्स के चेहरे देखकर हम लोग समझ लेते हैं कि स्टूडेंट्स को दिया गया मैटर, बताई गई जो बातें हैं, समझ में आया है कि नहीं। लेकिन चूंकि ऑनलाइन के क्लास में स्टूडेंट सामने नहीं रहते हैं, उनके चेहरे से हम नहीं समझ पाते हैं, है ना। चेहरा उनके सामने नहीं होने के कारण उनको समझ में आया कि नहीं आया ये क्लियर नहीं हो पाता है। तो आपसे यही कहेंगे कि लेक्चर को बार बार देखें, समझें। अगर समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट दे सकते हैं, या फोन से कंसल्ट कर मुझसे समझ सकते हैं। तो आज का क्लास हम लोग यहाँ स्टॉप करते हैं। आगे टेंस के क्लास में हम लोग पहुँचेंगे, टेंस का क्लास शुरू होगा। हाँ, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि सर इंग्लिश ऑनर्स के कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर को डील किया जाए। उनकी रिक्वेस्ट को हम लोग विचार कर रहे हैं और कोशिश करेंगे बहुत जल्द ही इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का क्लासेस हम लोग शुरू करें। तो हमारे सामने अभी 3 लक्ष्य हैं। एक लक्ष्य जो बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना, और दूसरा स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आया था इंग्लिश ऑनर्स के सिलेबस को कुछ डील करने के लिए। तीसरा लक्ष्य जो है हमारा ये है कि बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स का जो लिटरेचर का जो क्लास है, कुछ चैप्टर्स को हम लोग धीरे धीरे अलग से डील करेंगे। तो इस तरह 3 स्टेप, और उम्मीद करता हूं कि अगले सप्ताह से एक दिन स्पोकन इंग्लिश का स्पेशल क्लास हम दें, जिसमें ट्रिक्स दें, या ये भी हो सकता है हम लोग विचार करेंगे कि हर क्लास के अंत में स्पोकन टिप्स 2 या 3 मिनट का हम आपको इस बोर्ड पर क्लास ऑनलाइन दें। धन्यवाद।